जय हिंद दोस्तों, जय मित्रों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका यूट्यूब क्लासेस एकलव्य परिवार पर, एकलव्य क्लासेस पर बहुत सारा अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में हिंदी विषय भी आपको पढ़ाया है। आज हमको एकलव्य क्लासेस की ओर से जीके और जीएस पढ़ाने के लिए दिया गया है और उसी तन्मयता के साथ, जिस तन्मयता से मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो आज मुझे जीके पढ़ाने के लिए दिया गया, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जीके और जीएस की क्लासेस ले भी रहा था और बहुत ही तन्मयता के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हो, चाहे आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज या सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, इन सब में मैंने जीके के क्वेश्चन कराए हैं, जीके के पेपर हल कराए हैं, जीएस पढ़ाई और निरंतर ऑफलाइन क्लासेस में मैं ले भी रहा हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर जब प्रीवियस एग्जाम हुआ था 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का, तो हम ही ने पेपर वहां पर सॉल्व करवाया था सैनिक स्कूल का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप पिछला पेपर 5 अप्रैल जो 4 अप्रैल 5 अप्रैल को हुआ है, आप देख सकते हैं, हम ही वहां पर जीके का सेशन ले रहे थे, उस जीके का पेपर है वो सॉल्व भी कराया है। तो मैं आपको यहाँ यूट्यूब क्लासेस एकलव्य क्लासेस पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक जो आप वीडियो देख चुके होंगे, हिंदी विषय था, और दूसरा विषय है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। तो मैं जीके जीएस के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो हमारा फर्स्ट वीक सितंबर में होने वाला एग्जाम है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चों को नहीं मालूम है, आप भी किसी भी पास में शॉप पर जाकर उस फॉर्म को फिल करें, जल्दी से जल्दी फिल करें, क्योंकि साइड प्रॉब्लम रहती है और दिसंबर फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होने वाला है। तो उसी के देखते हुए आपकी जीके जीएस की भी क्लासेस लगाई जा रही हैं और निरंतर इसी जिस प्रकार हिंदी की निरंतर क्लासें लगी हैं और लग रही हैं और आगे पढ़ाया जाएगा, उसको भी उसी प्रकार जीके जनरल नॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बच्चे इससे डरते हैं। आपको डरना नहीं है। अभी देखिए मैं किस प्रकार आपको जीके बताऊंगा हर चीज को, कि ये चीज हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई, सब चीज जैसे हिंदी में डिटेल पढ़ते हैं ऐसे जीके के में भी पढ़ेंगे। तो आज हम आपका जीके का सेशन लेने जा रहा हूं। तो फिर से आपसे हमारा निवेदन होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी अग्रिम सूचना हो तो आपके पास शीघ्र ही पहुंच जाए। तो बच्चे कॉपी पेन अपने साथ रखिए। क्वेश्चन जो हैं आज हम आपके साथ कुछ अभी नहीं बताएंगे आज हम कौन सा जीके का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। खैर आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि हम पॉलिटी लेने वाले हैं, राज व्यवस्था के बारे में बताएंगे, पॉलिटी विषय। तो अब इस पॉलिटी में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हमने आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं जो विभिन्न एग्जाम, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज हो, है ना, और सैनिक स्कूल में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के हैं, वो आज हमने ले रखे हैं आपके लिए। तो पॉलिटी के लिए रखे हैं, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, जय हिंद, जय हिंद साथियों, और हमारे साथ उसी तन्मयता के साथ लग जाइए जिस प्रकार मैं पूरे जोश, जुनून, उमंग, तरण, उत्साह के साथ लगा हूं। आप भी उसी उत्साह से लगिए और आप अपने पास नोट पेन जरूर कॉपी रखें। कोई क्वेश्चन हो तुरंत नोट करिए। मैं आपको क्वेश्चन के अलावा बहुत सी चीजें भी यहाँ बताऊंगा जो आपके अलग होंगी। मान लो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन उससे कुछ अलग होंगी, तो आप जरूर नोट करिए जो आपके नॉलेज के लिए होंगी। तो बच्चे फिर से कहता हूं, आप शुरू करिए मेरे साथ पूरे जोश, जुनून, उमंग के साथ। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के बारे में। इसको इंग्लिश में पॉलिटी, हिंदी में राज व्यवस्था, इसका फर्स्ट लेक्चर है। देखते हैं इसके बारे में। अब पॉलिटी में हमें कौन सी पॉलिटी आपको पढ़नी है, तो बच्चा हम लोगों को जो एग्जाम में आने वाली है वो है इंडियन पॉलिटिक्स। कौन सी बची? इंडियन, यानी अपनी भारतीय पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड की भी होती है, वर्ड से आपको अभी यहां लेना देना नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम आपको वहां पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी आपको जो पॉलिटी पढ़नी है वो इंडियन। कैसी पढ़नी है? इंडियन। इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे क्या? गवर्नेंस पढ़ेंगे। जो भी शासन होता है वो किस प्रकार का शासन होता है, पहले क्या था, अब आगे कैसे हो रहा है, ये शासन के बारे में हम जानेंगे। तो हमको पॉलिटी में कौन सा पॉलिटी पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। और इंडियन पॉलिटी में उसका गवर्नेंस, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसमें कौन कौन कैसे क्या, जितने भी तरीके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान है क्या, इसके बारे में आप कमेंट में लिख के बताइए कि ये है क्या।
तो एक क्वेश्चन है, आप जल्दी से दीजिए, मैं बहुत उत्सुक हूं इसके लिए कि हमारा जो देश का संविधान है, संविधान होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको आंसर करिए कमेंट में, और मैं आपका कमेंट देख भी रहा हूं। तो शुरुआत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। और मैंने यहां पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है कि हम आपको यही बताएंगे सबसे पहले कि अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बच्चे, इस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत आप लोग डरते हैं, बहुत लोग बड़ा कहते हैं, सर बहुत बड़ा है, कैसे याद करेंगे, क्या होगा। आपको कुछ नहीं, सब कुछ सरल समझ में आएगा। बस इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको हम पहले ये समझेंगे है क्या। बस अगर ये पता चल गया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनना और समझना है। पहले बस 5-2 मिनट हमको बस सुनिएगा, फिर बस क्वेश्चन पे करेंगे, क्योंकि हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे होता क्या है, इसको समझ गए सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं बच्चा। देखिए, हमने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी ले रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, लिखा है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। बस इतना ही, यहीं से समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्या लिखा है, क्या लिखा है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। एक क्वेश्चन बच्चा यहीं से बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है क्या, यानी अपने आप भारत में सबसे बड़ा कानून कौन सा है। क्वेश्चन कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमने आपसे पूछा था है क्या, बता रहा है डेफिनेशन, ध्यान सुनिएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी जो हमारा देश का संविधान, हिंदी में संविधान कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो संविधान। क्या होता है, संविधान। सम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सम जमा विधान होता है। सम मतलब समान, और विधान का मतलब होता है क्या, कानून। जो सबके लिए कानून हो, सबके लिए समान कानून हो, उसे संविधान कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी है 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है कि अपने देश का सुप्रीम लॉ है क्या। तो बच्चा आंसर करिए, सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अपने देश में सबसे बड़ा अगर कोई कानून है, सबसे बड़ा अगर कोई लॉ है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें है क्या, ऐसा क्या लिख दिया गया है कि ये सुप्रीम लॉ बना दिया, सबसे बड़ा कानून बना दिया गया है। तो ये है क्या, वही चीज। तो देखिए है क्या, अब आगे इसकी मीनिंग मिलेगी कि इसको सुप्रीम लॉ क्यों बोला गया। ध्यान सुनिएगा, दैट ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा गया, दैट ले डाउन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है रूप रेखा। फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिफाइंस ऑर्गन्स एंड द स्टेट, यानी इसमें एक रूपरेखा बताई गई है। किसकी रूपरेखा बताई गई है, किसका फ्रेमवर्क बताया गया है, गवर्नमेंट का। किसका बच्चा, गवर्नमेंट यानी सरकार का। और किसका बताया गया, डिफाइन ऑर्गन्स, यानी जो सरकार के ऑर्गन्स हैं, सरकार के जो पार्ट हैं, उसको डिफाइन किया गया है। और क्या डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। क्या बच्चा, कि राज्य किस प्रकार चलेगा, राज्य में कैसा कानून होगा, राज्य में कैसी गवर्नमेंट होगी, किस प्रकार राष्ट्रपति काम करेगा, किस प्रकार उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, किस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट, किस प्रकार गवर्नर, किस प्रकार चीफ मिनिस्टर्स, किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करेंगे। ये सब किसके अंतर्गत बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कह रहा है, गारंटीज, और गारंटीज देता है द राइट एंड द ड्यूटीज। और किसको गारंटेड करता है, अधिकार यानी राइट और ड्यूटीज को भी ये गारंटी देता है। और क्या कह रहा है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। सिटीजन का मतलब है नागरिक, जो यहां भारत में निवास कर रहे हैं। यानी सिटीजन का मतलब बच्चा क्या है, नागरिक जो भारत में निवास कर रहे हैं, उनको क्या देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, राइट देता है। क्या देता है, राइट और ड्यूटीज को गारंटी देता है कि ये हम बोल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, कोई काम हम आप अभी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारे पास राइट है। और ये राइट है बच्चा में कहां से मिल रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रखा है। कहां से मिल रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रखा है। और क्या कहता है, एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट। और ये क्या है, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट भी है। डेट रेगुलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट यानी
रूल रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है हाउ अ नेशन इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रेगुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम मत करे। मतलब क्या है कि स्वार्थ बन के काम मत करे, कि नहीं हमारे अपने भले के लिए काम मत करे, तो उसके लिए हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रेगुलेट्स हाउ अ नेशन इज अ गवर्न। मतलब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। कौन रेगुलेट करने का काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। किसको, गवर्नमेंट को। किसको, गवर्नमेंट को, सरकार को। एंड इंश्योर, और ये इंश्योर करता है जस्टिस। हम आपको न्याय कहां से मिल रहा है, न्याय वो कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जाते हो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रदान करा रहा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उसके अनुसार। अगर उसने सही किया है तो उसे न्याय, वो कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इक्वलिटी है एंड लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब समानता, एंड सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको कैसे सिक्योरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है सिक्योरिटी फॉर इट्स पीपल, यहां के लोगों के लिए। तो समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम इसको एक लाइन में कहें इन सबको मिलाकर, तो वो है क्या, रूल ऑफ बुक। क्या है बच्चा, रूल ऑफ बुक, यानी कानून की किताब है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब अगर हम मिक्सचर करके कहें दो शब्दों में बच्चा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ बुक, यानी कानून की एक किताब है जिसमें लिखा है, क्या लिखा है, कि सरकार के क्या अंग होंगे, गवर्नमेंट क्या होंगे, ऑर्गन और गवर्नमेंट क्या है, कैसे वो काम करेगी, हमारे आपके क्या राइट हैं, हमारे आपके क्या ड्यूटीज हैं, है ना। हर प्रकार की चीजों की व्यवस्था जो वहां पर की है, कहां, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इसके अनुसार सरकार चलेगी और किसी के अनुसार नहीं चलेगी, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बस क्या याद रखना है, क्या, कि लॉ ऑफ बुक, यानी आपकी कानून की किताब है जिसमें हर चीज के प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि कोई व्यक्ति यहां काम करेगा तो कैसे काम, गवर्नमेंट काम करेगी इस प्रकार। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम आपका एक घर है, तो घर में 5-6 मेंबर्स रह रहे हैं। अब हम आपके जो घर है उसके भी तो कुछ प्रिंसिपल हैं कि नहीं, कि आपको क्या काम करना है, आपके माता को क्या काम करना है, पिता को क्या काम करना है, सिस्टर भाई बहन जो भी हैं इनको क्या काम करने, तो हम आपके भी कुछ रूल्स हैं कि नहीं, बोलो। हम आपके रूल्स हैं तो हम आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो करते हैं। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें रूल किसका होता है, जनता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसका, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका रूल होता है। क्योंकि सारी जो डेमोक्रेसी कंट्रियां होती हैं उसमें सारी पावर किसके पास होती है, जनता के पास। किसके पास बच्चा, जनता, यहाँ के पीपल के पास सारी पावर होती है। तो जब जनता के पास सारी पावर होती है तो जनता किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वर्क कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे काम करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो बस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम 2 वर्ड में कहें तो रूल ऑफ बुक है। रूल ऑफ क्या है, बुक है, यानी कानून की एक किताब है। क्या बच्चा, कानून की एक किताब है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा कि हर जगह कोई भी एक कोचिंग हो, संस्था हो, कुछ भी हो, सबका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबकी अपनी किताब होती है रूल्स के, उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो उसका भी एक अपना स्कूल के क्या है, रूल है कि इस प्रकार स्कूल चलेगा। आप कोचिंग जाते हो उसका भी क्या है, एक रूल्स है कि आपको इस प्रकार काम करना पड़ेगा, इस प्रकार पीरियड्स लगेंगे, अब इसका पीरियड होगा, तो वो क्या है, रूल्स हैं। तो हर संस्था का, हर इंस्टीट्यूट का एक अपना रूल्स होते हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगी। अब हम इससे आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, बस इस क्वेश्चनों को आज आपके सामने डिफाइन करेंगे तो और पता चलेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? क्या कहा? आप लोग को अगर आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट में लिखते जाइए, फर्स्ट का ये क्वेश्चन, सेकंड का ये क्वेश्चन, है ना। फिर हम आपके कमेंट को भी देखेंगे और हम यहां तो क्वेश्चन आपको बता ही रहे हैं, तो आपको भी पता चलता रहेगा ये सही है या ये गलत है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? आपसे कहा गया है कि कब फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको डेट बताइए। पहला ऑप्शन है
26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 एंड 30 जनवरी 1950। इन चार में से कौन सा एक सही होगा? तो उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा कि हम लोग हर साल 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? अभी बच्चा हम इस सेशन के बाद जीके का आपको एक डे वाली क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको हर मंथ के डे पढ़ाऊंगा, जैसे जनवरी मंथ के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। इनमें कुछ डे मनाते हैं, जैसे 4 जनवरी को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को, आपके 23 जनवरी है, 24 जनवरी, 25 जनवरी है, 28 जनवरी, 30 जनवरी। इनको कुछ ना कुछ डे सेलिब्रेट किया था। तो अभी आपको हम सारे डे भी एक साथ पढ़ाने वाले हैं। तो उसी में से एक डे, ये डे पर क्वेश्चन है। अगर हम पूछें ये बच्चा किस पर क्वेश्चन है, तो डे पर ही क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं मालूम होगा, ए इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगर हम कुछ लें तो 15 अगस्त 1948, ये बेकार ऑप्शन है। 26 नवंबर, ये अच्छा एक ऑप्शन है। 26 नवंबर 1949, इसको क्या हुआ था? तो आप ये कमेंट बताइए कि इस दिन क्या किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ये, तो इसका ही फर्स्ट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो बच्चा इस दिन अपना जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? इस डेट में 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेक बनकर तैयार हो गया। तो इसमें मेक द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कुछ आर्टिकल्स भी लागू कर दिए गए थे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना, आपके वहां आर्टिकल्स नहीं पूछे आएंगे कि किस डेट में अपना बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। कितना समय लगा था? तो ये याद रखना, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। कितना टाइम लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए? ये याद रखना बच्चा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना समय लगा था। तो याद रखना है 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डे। इतना दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को मेक द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, है ना। और कितना समय लगा था बनने में? तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डे लगे थे। राइट नाउ, ओके। अच्छा, ये भी एक डे के रूप में पूछा जाता है कि इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? तो इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे ही। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं भैया? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कब फोर्स में आया था? कब फोर्स में आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 का अपना देश, इस डेट को क्या हुआ था? आप लोग लिखिए कमेंट में कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। आप कमेंट में लिखिए। 26 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था? और अगला ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। तो बताएं इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ए, कब फोर्स में आया था यानी कब लागू हुआ था। फोर्स का मतलब कि कब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू हुआ था, कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी फोर्स में आया था। ऑन विच डेट? आपसे डेट पूछी गई है, तो 26 जनवरी 1950। और इस दिन क्या हुआ था? इंडिया को फ्रीडम मिली थी। 15 अगस्त 1947 इंडिया स्वतंत्र हुआ था, इंडिया को फ्रीडम मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री का लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कैसा? लिखा हुआ।
तो बताएं किस देश का लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है इंडिया। तो इंडिया इज राइट आंसर। सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रिटेन लिखा हुआ, तो वो हमारा प्यारा भारत का है। अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन भैया इतना अच्छा और मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना अच्छा आप किसी देश का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने विभिन्न देशों, अपने यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पर्सन पीपुल थे, इतने अच्छे पढ़े लिखे, जिसमें भीमराव अंबेडकर साहब थे, इतने अच्छे बिहार हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो जिन्होंने करीब 60 देश, कहां तक 60 देशों का जर्नी की थी, और वहां के कुछ एक्सपीरियंस लिए, और वहां से एक्सपीरियंस लेकर, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, लिखा है कि कहां पर क्या है, तो इस कंट्री में ये चीज अच्छी है, तो ये चीज भारत में भी होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन आएंगे इस पर, अभी बताएंगे किस देश से हमने क्या चीज ली है। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है अपना प्यारा भारत। भारत का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें एक ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या अमेरिका, ध्यान रखना बच्चा, अमेरिका ऐसा देश था जिसका फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। किसका? अगर हम पूछें अमेरिका का, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा गया था तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिखा गया था, और लागू हुआ था अमेरिका में वो 1787 में। कब लागू हुआ था? 1787 में। तो याद रखना, सबसे पहले किसी ने लिखा तो अमेरिका ने, सबसे बड़ा लिखा हुआ इंडिया का, और सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ब्रिटेन, इंग्लैंड का है, जो कि लिखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता किसको बोला जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन लिखिए कमेंट में, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो बोलिए किसको लिखा गया है? तो वो आंसर है हमारा बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इनका फुल नेम था। भीमा इनकी माता का नाम था, राव इनके पिता का नाम था, वहीं से लिया गया है भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जिस गांव के थे, इनके शिक्षक ने इनको उपाधि से बुलाते थे। अंबेडकर इनकी कोई जाति नहीं है, है ना कोई इनका सरनेम है। एक मुंबई के थे, एक गांव से निवास करते थे, तो उसी गांव का नाम था अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज राइट आंसर। और आप कमेंट में लिखिए जवाहरलाल नेहरू कौन थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, इनके बारे में आप कमेंट में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चा जितने भी हमने क्वेश्चन लिए, आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इन सब में आए हुए क्वेश्चन ही हमने लिए हैं आज। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर गिवन टू द इंडियंस? ध्यान से, जो आपसे पूछा गया है, भारत के लोगों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बताइए कितने दिए गए? 5, 6, 7, 8। बच्चा कितने दिए गए? कितने दिए गए? 6 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, 6 दिए गए। याद रखना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट कितने थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट 7 थे। कितने थे बच्चा? 7 थे, जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल है 31, है ना, आर्टिकल 31 था। और इस जो था 31, ये था लैंड, यानी भूमि से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? लैंड से, भूमि से रिलेटेड था। तो इसको सरकार ने वापस ले लिया। तो ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे बच्चा? 7 थे। अगर आपसे क्वेश्चन लगकर यहाँ के देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं तो ये भी नहीं लिखा ना प्रेजेंट में कितने हैं कि ओरिजिनल में कितने हैं, है ना। तो याद रखना, हाउ मेनी फंड, वर्तमान में प्रेजेंट में कितने हैं? 6 हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 यानी लागू जब हुआ था, तब 7 थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया गया। ठीक है बच्चा,
वो कौन सा आर्टिकल था? 31 आर्टिकल था। उसमें क्या लिखा था सर? लैंड से रिलेटेड चीजें थी कि जो लैंड थी, भूमि, वो भी अपना अधिकार था। अब इसको कहां पर जोड़ दिया गया? तो बच्चा याद रखना, आर्टिकल 300A। कहां पर? आर्टिकल 300A में इसमें लिखा गया है और इसको अब गवर्नमेंट लॉ बना दिया गया। यानी अब आप जनता का यानी फंडामेंटल राइट नहीं बचा है, कैसा है? गवर्नमेंट के थ्रू। तो कहां पर ऐड कर दिया गया? आर्टिकल 300A, 300 का ए में ये जोड़ दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट में था, अब ये कहां पर जोड़ दिया गया? 300A में। और एक क्वेश्चन इससे बच्चा ये पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट थे ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कहां पर? तो याद रखना बच्चा, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है। कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें फंडामेंटल राइट में है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कितने फंडामेंटल राइट हैं? किस पार्ट में है? तो पार्ट थर्ड में है। किस देश से हमने ये सोर्स लिया है? तो यूएसए, अमेरिका। कहां से ले रखा है? अमेरिका से ये फंडामेंटल राइट ले रखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही, किस पार्ट में है? तो पार्ट थर्ड में बताया गया। कहां से लिया है? यूएसए से। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। सबसे पहले इनकी खोज कहां हुई थी? तो इंग्लैंड में, और सन था 1215। ठीक है, तब इंग्लैंड में इनको मैग्ना कार्टा, अभी भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज मैग्ना कार्टा, तो फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोला गया है। इंग्लैंड में हुआ था शुरुआत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट हैव बीन अडॉप्ट फ्रॉम विच कंट्री इन द इंडियन कंट्री। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस से हमने अडॉप्ट किए हैं, तो अभी हमने बता के आए, सभी लोग पता चलेगा होगा, यूएसए इज राइट आंसर। ठीक है, यूएसए की कैपिटल आपको बतानी है, आप कमेंट में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? आपसे पूछा गया। देखिए यहां पर वर्ड लगा दिया ओरिजिनली, यानी जो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी तक लेकर अब तो काफी अमेंडमेंट कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए, तो आर्टिकल संख्या बढ़ चुकी है, तभी यहां क्वेश्चन पूछा गया ओरिजिनल। अगर वर्तमान प्रेजेंट की पूछनी होती तो यहां पर लिख के आता प्रेजेंट, अभी क्या लिख के आया है? ओरिजिनल। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? कितने आर्टिकल्स हैं बताइए कमेंट करके। 395, 500, 565 या 600? तो बताएं कितने हैं, कितने अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं? तो बच्चा याद रखना, फर्स्ट इज राइट आंसर 395, 355 आर्टिकल थे। कब? ओरिजिनल में। अब कितने हो गए प्रेजेंट में बच्चा? प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 450 प्लस आर्टिकल हैं। कितने प्रेजेंट में? कितने बच्चा? 450 प्लस हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने? 395। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए एक होते हैं फंडामेंटल राइट और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो हमारे यहाँ जो नागरिक हैं, हम आप रह रहे हैं, उनको इंपावर्ड करते हैं। क्या करते हैं? इंपावर्ड करते हैं कि आप कहीं भी जाकर घूम सकते हो, कहीं भी जाकर रह सकते हो, है ना, कोई भी अपना ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, आपको स्वतंत्रता है, व्यक्ति है, बोलने की फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, है ना, आप कैसा भी जीवन यापन कर सकते हो, है ना, राइट टू लिव आपको फ्रीडम दे रखी है। और राइट टू एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट हो गया, है ना, राइट टू इक्वलिटी, सबको एक समान की समानता का अधिकार दे रखा है। राइट, आपको जब भी कोई भी जॉब्स दी जाएगी तो गवर्नमेंट की ओर से उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट नाउ कोई किसी का शोषण इत्यादि नहीं करेगा। आप किसी भी रिलीजन, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म को मान सकते हो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये इंपावर्ड करता है कि आप कोई भी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म को मान सकते हो और उस धर्म का एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और प्रोपोगेंडा कर सकते हो। ये आपको फ्रीडम है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि स्कूल हो। ये भी आपके यहाँ अपने आर्टिकल 29, 30 में लिखा हुआ है।
तो ये सब क्या है, राइट है जो हम आपको इंपावर्ड करते हैं। अब ये ड्यूटीज क्या है, जो हमारे आपके कर्तव्य है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी हमें बताया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतंत्र है, यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है और हम आपको स्वतंत्रताएं मिली हैं। कितना अच्छा है। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चा बताओ इसका आंसर कौन सा सही। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दे देते हैं और लिख भी लेना बच्चा कि फंडामेंटल राइट्स क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल डियूटीज, राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे। फंडामेंटल राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही थे, यानी 26 जनवरी 1950 से थे। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो आंसर आता है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो सर ये कहां से लिए गए, तो याद सुनना बच्चा, लिखिए ये है कहां पर, तो याद रखना है पार्ट, यानी पार्ट को हम हिंदी में भाग बोलते हैं, पार्ट भाग, यानी 4th ए। कहां पर है ये, 4th ए में, ठीक है, पार्ट 4th, ठीक है, पार्ट 4th में है। अच्छा ये याद रखना है, पार्ट एक 4th भी है, ये 4th ए है, ठीक है, 4th भी है। इसमें क्या बताया गया, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताई गई है। ये पार्ट दूसरा, इसका 4th ए है। क्या है, 4th ए, दोनों में डिफरेंस है, ये 4th अलग है, ये सेपरेट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये अलग, तभी ए लगाया गया, ठीक है। तो पार्ट भाग यानी 4th ए में बताया गया। किस आर्टिकल में बताया गया बच्चा, तो आर्टिकल्स है आपका सारे एक ही आर्टिकल में बता दिए गए, 50 ए, ठीक है, 50 ए में बताए गए हैं। कितनी हैं आप हमें कमेंट बताइए, हैं कितने। अच्छा ये आए कब थे, तो एक अमेंडमेंट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा अमेंडमेंट है, वो है 42th अमेंडमेंट, 42th यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, और उस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। क्योंकि ये अमेंडमेंट सर क्यों किए जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार, उसमें चेंजमेंट, क्योंकि ये थे नहीं, जब देश के लोगों को पता चला कि ड्यूटीज भी होना चाहिए, ठीक है, तो जब ड्यूटीज होना चाहिए तो कुछ अमेंडमेंट किए गए, है ना। अमेंडमेंट करवाता सर कहां से, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए तब ये अमेंडमेंट होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। तो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कहें तो संसद के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना किस भाग में, भाग 4th ए में है। कहां का आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए है। और कौन सा अमेंडमेंट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 42 अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, ठीक है। किस देश से हमने लिए हैं, तो ये लिए हैं रूस। किससे लिए हैं, रूस से, रसिया, रूस से ले रखे हैं। किससे ले रखे हैं, रूस, रसिया, है ना, वहां से ले रखे हैं, जिसको पहले कहते थे सोवियत संघ रूस। क्या कहते थे, सोवियत संघ रूस। अब ये नया नाम है, ठीक है, पहले ये 15 देश मिलकर एक होता था, यूएसएसआर, ठीक है। क्या होता था बच्चा, यूएसएसआर, यूएसएसआर। अभी भी ऑप्शन में यही लिखकर आता है, सोवियत संघ रूस, 15 देश एक साथ मिलकर हुआ करते थे। 19 के आसपास ये टूट गए, उसी का आप नाम सुन रहे हैं, यूक्रेन है, रूस है, बेलारूस है, बहुत सब उसी के पार्ट हैं। तो हमने लिए किस देश से, तो यूएसएसआर से लिए रखे हैं, यानी रूस भी सही है या यूएसआर, ठीक है। तब उस समय यूएसआर हो तो हुआ करते थे, वर्तमान में क्या है, रूस यानी रशिया। किस अमेंडमेंट से, इसमें एक क्वेश्चन और बच्चा पूछा जाता है कि किस कमेटी से ये आए थे, तो कमेटी का नाम लिखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और इस प्रधानमंत्री के समय स्वर्ण सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। उस कैबिनेट मिनिस्टर में स्वर्ण सिंह को यह चीज दी गई थी कि आप इसकी रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क बनाइए कि कितने होना चाहिए, किस देश से लें, कहां पर जोड़ा जाए। तो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह की कमेटी थी। भाग कौन सा था, 4A 51 का ये, यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, वहां से ले रखा था, वर्तमान में रूस। कौन सा अमेंडमेंट था, 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। तो बच्चा बात आती है आए कितने थे,
तो देखिए तब उस समय कितने आए थे, अगर हम ये बात करें, आप लोगों को आई होप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। जल्दी से मैं हट जाता हूं और इसके बारे में बताया जाए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें 1976 में ये जब आए तो तब कितने आए थे, कितने हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी, तो बच्चा तब हमने 10 ली थी। कितनी ली थी? 10। ठीक है, तब हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया, 82th अमेंडमेंट एक्ट। 82th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, 2003 में हुआ था, और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, वो थी 11, और ये है एजुकेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो शुरुआत में बच्चा कितनी थी? 10। फिर एक और अमेंडमेंट किया गया 82th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रेसिडेंट थे वो आप हमें बताइए कमेंट में कि प्रेसिडेंट कौन थे इस समय। प्राइम मिनिस्टर तो हमने बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेसिडेंट आप बता दीजिए। और एक्ट 2013 यानी 82th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में और कौन सी जोड़ी गई थी? शुरुआत में थी 10, जोड़ी गई 11, एक जोड़ी गई तो हो गए 11, और कौन सी थी ये हमने आपको बता दिया, एजुकेशन के बारे में जोड़ा गया। ये भी आपकी एक ड्यूटीज बनती है, हर माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएं, ये है इसके बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट आप बताइए। प्राइम मिनिस्टर तो हमने बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे ये आप बताइए। तो हमारा आंसर पता चल गया होगा बच्चा, आंसर इज आंसर इसका सही हो जाएगा 11। तो 11 है, पहले 10 थी, बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया, हो गई कितनी? 11। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है 11। अगर यही क्वेश्चन आ जाए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है तो 10, तो 10 लगाइए। देखिए उसमें है भी नहीं ऑप्शन, अगर 10 होता तो आप ओरिजिनल लिखा होता। तो कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज? वो है 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप अंडर द गाइडलाइंस। आपसे पूछा गया है, देखिए कोई भी जब रूल होता है तो उसको बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो देखिए लोग जब चाहिए तो वही आपसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है संविधान सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। तो जब संविधान सभा फ्रेम की गई थी यानी बनाई गई थी, कहां की? इंडिया की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बाज सेटअप अंडर द गाइडलाइन। किसके गाइडलाइन पर बनाई गई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके गाइडलाइन पर बनाई गई थी? पार्लियामेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, इस क्रिप्स प्लान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए आप इसका आंसर कौन सा सही है? तो वी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान इसके थ्रू बनाई गई थी, और कब बनी थी? तो डेट लिख लीजिए 6 दिसंबर 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या कहते हैं, इंग्लैंड से शासन जब चल रहा था तो 3 लोग भेजे गए थे, उसी को हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। और तीनों लोग इंग्लैंड में जो शासन चला रहे थे, जो प्रधानमंत्री थे उसमें कैबिनेट हुआ करते थे, और उसमें से एक तो यही क्रिप्स व्यक्ति यही थे, एक लॉर्ड पेंथिस करके थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के प्लान के थ्रू यहां पर इंडिया में वहां से भेजा गया कि आप जाइए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनाइए, और उससे वो क्या काम करेगी? वो बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। तो कौन से मिशन प्लान से थे? कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। आपसे देखो हमने पीछे बता चुके हैं कब बनी थी, तो वो क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं, 1946 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा थी उसमें कितने मेंबर थे? तो बताइए 250, 550, 389 या 126 यानी 126, 126। तो बताइए सी इज राइट आंसर। जब अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो बच्चा इसमें मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे? 389 थे, जिसमें भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बचे
299, 299, जिसमें 15 महिलाएं थी, वुमेन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ओके, याद रखना है कि कितने मेंबर थे, 389। विभाजन के बाद यानी आफ्टर डिवाइड, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो बचे मेंबर 299, और जिसमें वुमेन कितनी थी, 12। कितनी बैठक की थी बच्चा, 12 मीटिंग्स की थी। कितनी मीटिंग की थी इन लोगों ने, 12 मीटिंग की थी। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था? तो आंसर बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन नहीं थे मेंबर, तो ये हटा दीजिए ऑप्शन, बाकी ये तीनों मेंबर थे। ठीक है, सबसे पहले बी आर अम्बेडकर ने बांग्लादेश से चुनाव लड़ा था, और फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान में चला, वर्तमान का बांग्लादेश, पूर्व का बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, तो वो चला गया था पाकिस्तान में। फिर इन्हों को महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाया गया था राइट नाउ, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इन्हें बहुत महत्वपूर्ण वर्क भी दिया गया, ठीक है, और आगे चलकर ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए। तो इसमें ऑप्शन बताइए, तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने थे? वो डेट है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, सॉरी 9 नहीं, माफी चाहता हूं, 9 नहीं, 9 11 13, 9 दिसंबर नहीं, 11 दिसंबर। कौन सा दिसंबर? 11 दिसंबर 1946, गलती हो गई। ठीक है, 11 दिसंबर 1946, क्योंकि 3 जो इंपॉर्टेंट डेट हैं वो डेट ये हैं, 9 दिसंबर 1946, एक ये डेट लिखी हो, तो अगली है 13 दिसंबर 1946। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको भी याद रखना है। इस दिन सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, 9 दिसंबर 1946, जिसमें वयोवृद्ध यानी एज के हिसाब से मेंबर प्रेसिडेंट बनाए गए थे। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 86 ईयर के थे, वो वयोवृद्ध थे, तो सबसे पहले उनको बना दिया गया। फिर क्या हुआ, जब बराबर मीटिंगें होने लगी तो वो आने जाने में उन्हें प्रॉब्लम हुई, तो फिर उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद युवा व्यक्ति थे, मतलब युवा कहें तो एक एज में थे जिनको बनाया जा सकता था। तो 11 दिसंबर 1946 में किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को। और 22 प्रेसिडेंट, आप बताइए कि 22 प्रेसिडेंट इस समय किसको बनाया गया? अगला है 13 दिसंबर 1946 को, ये क्या हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा था प्रियम्बल का। किसका? प्रियम्बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडिया? यानी साउथ, कौन सबसे पहले जो साउथ इंडिया से प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? जो साउथ इंडिया से बने थे, वो भी कैसे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कहां से बने बच्चा? साउथ इंडिया से। तो वो हैं पीवी नरसिंहा राव। 1991-92 की बात है, पीवी नरसिंहा राव बने थे, साउथ इंडियन थे फर्स्ट पीवी नरसिंहा राव। और ये कहां से थे? ये थे आंध्र प्रदेश। कहां से थे बच्चा? आंध्र प्रदेश। कहां से थे? आंध्र प्रदेश से थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दूसरे साउथ इंडियन थे एच डी देवगौड़ा, है ना, एच डी देवगौड़ा, ये कर्नाटक से थे। ये 1996 से लेकर 1997 तक बने। ठीक है, तो पीवी नरसिंहा राव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। आपसे पूछा गया राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, लगभग कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं? तो ए इज अ राइट आंसर, 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 233 इलेक्ट के होते हैं और 12 मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं। तो प्रेजेंट में है कितने? 245। ये मैक्सिमम है, ये स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन व्हेन राजीव गांधी वाज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर? स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है? शपथ। स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ। इनको कौन शपथ दिलाता है? तो सबसे पहले याद रखना है, किसने, कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है बच्चा? प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाता है। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, यानी कब बने थे? 1984, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद बने थे। तो उस समय कौन थे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट? तो उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा,
आर वेंकट रमन यानी रामास्वामी वेंकट रमन, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। कौन सा सही है? ए। ज्ञानी जैल सिंह ये 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। ज्ञानी जैल सिंह सिख समुदाय से पहले प्रेसिडेंट थे और 7वें नंबर के थे, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। और उस समय राजीव गांधी को क्या किया था? सॉरेन यानी शपथ दिलाने का वर्क। नेक्स्ट अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ये आप बताइए, तो पता ही होना चाहिए, ये आप बताइए, कई बार आया है क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो आप बताइए, राजीव गांधी, इंद्र आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा या नरेंद्र दामोदर दास मोदी? तो डी इज राइट आंसर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अभी आने वाला है ना? तभी इनको मचिए क्या है, क्या होगा, क्योंकि 75 ईयर के हो गए। और इनके यहाँ रूल भी है, इनके यहाँ सर रूल भी है कि 75 के जो बन जाते हैं उनको हटाना, तभी ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बोर्न अ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ दिया कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद यानी बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो बताइए कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू? तो याद रखना, महामहिम भारत की प्रथम महिला भी बोला जाता है या प्रथम व्यक्ति भी बोला जाता है, वो है द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म हुआ था 1958 में। कहां हुआ था? उड़ीसा। कहां हुआ था? उड़ीसा। उड़ीसा में कहां? तो याद रखना, जिला मयूरभंज जिला में। कहां पर? मयूरभंज जिला, ठीक है। और ये फर्स्ट एसटी कैटेगरी से आने वाली भी है, ध्यान रखना अपने आप। फर्स्ट एसटी कैटेगरी का यानी शेड्यूल ट्राइब का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये फर्स्ट, प्रतिभा पाटिल क्या है? ये फर्स्ट वुमेन है, ये सेकंड वुमेन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है जो शेड्यूल ट्राइब से बनी है, संथाल जनजाति से आती है। और इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए या इसके मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होना चाहिए बच्चा? 25 साल। कितनी होना चाहिए? 25 साल। अगला नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होना चाहिए? तो 30 यानी 30 इज राइट आंसर। 25 होना चाहिए लोकसभा, 30 होना चाहिए राज्यसभा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? यानी MLA, जो विधायक होता है उसके लिए कितना है? MLA विधायक। तो बच्चा याद रखना, जो MP मेंबर ऑफ लोकसभा की एज है वही MLA कितना? 25 इज राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए? तो 35 इज राइट आंसर। कितनी होना चाहिए? 35। ध्यान रखना, कितने लोगों के लिए 35 है? प्रेसिडेंट के लिए भी 35 होना चाहिए। 35 बनने के लिए वाइस प्रेसिडेंट और 35 गवर्नर, है ना, यानी जो हर स्टेट में नॉमिनेट किए जाते हैं। इन सबके लिए मिनिमम एज 35। मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, चाहे जितने ईयर तक बन सकते हैं। अगला है, हु प्रिसाइड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट? क्या पूछा गया है कि द ज्वाइंट सिटिंग, किसकी ज्वाइंट सिटिंग? टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब ज्वाइंट सिटिंग करी जाती है तो उस ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? कौन प्रिसाइड मतलब कौन उसको चलाता है? तो याद रखना, प्रेसिडेंट ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम करता है, प्रिसाइड नहीं करता बच्चा, बुलाने का काम करता है। अपने यहां आर्टिकल 108 में लिखा है ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का, तो ये बुलाता है, प्रिसाइड करता है, ठीक है। कौन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको हमें बताना है, कमेंट में लिख के बताइए कि वर्तमान में स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सब गलत आंसर है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज राइट आंसर। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम बच्चा प्रेसिडेंट करता है 108 में। अगला है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू अ लॉट ऑफ चेंज इन द एक्साइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो वो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। बी इज राइट आंसर, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जब थर्ड इमरजेंसी देश में लगी थी तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, तो यही 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 और यही टाइम भी था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अपने भारत का कौन प्रेसिडेंट था? तो वो याद रखना, ये तो हम पीछे बता चुके हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे वही बने आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद। ये डेट थी 24 जनवरी 1950, इसी दिन ये बन लिए गए थे, क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके द्वारा ये चुने गए थे। फिर बाद में जब चुनाव हुए थे 1951 टू 1952 के समय अपने यहाँ देश में इलेक्शन हुए, और फिर ये जब बने तो वो डेट एक्चुअल में थी 1950 टू 1952। लेकिन पहले कब बने थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू चुन लिए गए थे, वो है राजेंद्र प्रसाद। अगला बच्चा पढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सभी जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कहां से कहां तक रहे? 1947 से लेकर 1964 तक। सबसे लेंथेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ इंडिया में रहे, कितना? 70 ईयर्स प्लस, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, Who among the following was the first speaker of लोकसभा? जैसे अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, तो सबसे पहले कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कौन सा? KS हेगड़े हैं, हुकुम सिंह, MA एंगर, या JV माविलकर। तो डी इज राइट आंसर, JV माविलकर। इनका फुल नाम है गणेश वासुदेव माविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एंड हो गया। तो बच्चा आज कितना मजा आया है आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। किस जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह के साथ हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके RMS, RIMC या सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय, जिस स्कूल की आप तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम। अभी तो लेटेस्ट फर्स्ट वीक में दिसंबर में ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का लगा है, और 7 दिसंबर जिसकी डेट आ गई, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसके लगे हुए हैं। तो ये आपके पॉलिटी में सारे क्वेश्चन आने के लायक हैं, और आएंगे, और आए हुए हैं सारे, मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट में भी इनके क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे, और हमसे भी बहुत कुछ आज सीखा होगा आपने। तो पूरे जोश, उमंग, तरंग, उत्साह के जिस प्रकार हमने आपको पढ़ाया है, उसी प्रकार आप भी पूरे जोश, तरंग, उमंग, तरंग, उत्साह के साथ लगे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की विदा लेते हैं। और ये भी लिख के बताइए बच्चा कि आज हमने ये 26 क्वेश्चन थे, इसमें कितने सही किए हैं ना, हमें उससे पता चल जाए कितना आपको आता है, फिर हम और इससे अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके सामने। तो इन्हीं शब्दों से आज हम विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहेंगे कि छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को सम्मान करिए, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों सम्मानित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद मित्रों, जय हिंद साथियों।